नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि कहते हैं कि सर ये पार्ट नहीं मिल रहा है, वो पार्ट नहीं मिल रहा है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें, हर एक वीडियो का, कि उसमें कहीं क्या प्लेलिस्ट तो नहीं दी गई है। यदि नहीं दी है तो हम हर चैप्टर की, हर अध्याय की प्लेलिस्ट अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे, और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक करें। और इससे होगा क्या कि कोई भी पार्ट है नहीं ढूंढने मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो वो भी पार्ट सारे के सारे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अध्याय 3, इस चैप्टर की बहुत मांग हो रही थी कि सर अध्याय 3 स्टार्ट करें, अध्याय 3 स्टार्ट करें, तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके जितने सारे वीडियोज़ बनेंगे, जितने पार्ट बनेंगे, सब के सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस। पहले उनको जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं वास्तव में, ठीक है। तो देखिए, तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा, जैसा कि नाम है चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब दो चर होंगे, ठीक है, दो चर होंगे। तो ऐसे समीकरण कौन से समीकरण होते हैं, उनका हल हमें देखना है। तो अब हम देखते हैं पहले, जैसा कि नाम है दो चरों वाले, तो चर क्या होते हैं, तो हम पहले चर को जान लेते हैं। तो देखिए, चर वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है, यानी एक सा नहीं रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ, ठीक है, चर कहलाते हैं। हालांकि लिखा नहीं है, और ये मैंने इतना सारा कुछ लिखकर इसलिए तैयार कर रखा है पहले से, क्योंकि अगर ये साथ साथ लिखते तो बहुत कुछ लिखने को हो जाता, तो इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है। खैर, तो चर अब हम समझ सकते हैं, वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है, चर कहलाते हैं। और देखिए, चरों को प्रायः समीकरणों में, यहाँ पर प्रायः है, समीकरणों में x, y, z, p, q, r व a, b, c आदि से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इधर हम लिख सकते हैं, देखो, जब चर होता है कभी कभी क्या होता है, x बराबर 2 आ जाए, कभी का 3 आ जाए, कभी 5, कभी माइनस, ठीक है, कभी, और इस प्रकार से कुछ भी चलता रहता है, तो ये चर होते हैं, ठीक। और हो सकता है चर x है, कभी y हो जाए, कभी एक, कभी z, कभी मान लो p बराबर, कभी q बराबर, कुछ इन्हीं चीज़ों से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये चर होते हैं। तो आशा है कि चर समझ में आ गया। और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी घरेलू भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे चरते कौन है, पशु चरते हैं ना। अभी देखिए, गायें हैं, अभी बगल वाले खेत में है कुछ दिन पहले, और थोड़ी देर बाद काऊ दूसरे खेत में पहुंच जाए और वो पूरा का पूरा खेत ही चट कर डालती हैं। तो इससे होता क्या है कि वो एक ही खेत में नहीं चरेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा अगर एक खेत चट गया तो भी उसी ठूठी चरती रहे, नहीं, वो फिर दूसरे खेत में पहुंच जाएंगी। दूसरे खेत को अगर वहाँ मन भरा तीसरे में पहुँचेंगी, यानी वो अपना खेत बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, तो वही चर है, ठीक है। तो चर
वह राशि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, चर हो गए। और ये एग्जाम्पल अचर, देखिए कांस्टेंट, अचर राशियों का मान सदैव स्थिर होता है, ये संख्यात्मक होते हैं, इनका मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये सदैव स्थिर होते हैं। जैसे मान लो कोई 2, 3, 5, ये सारे के सारे सब अचर हैं, ठीक है, क्योंकि संख्याएं हैं, इनका मान क्या है, 2 है 2 को 2 ही कहेंगे, 3 है तो 3 ही कहेंगे। और अच्छे समझने के लिए अपनी घरेलू भाषा में, जैसे चर, कोई सिक्का है, वो अगर एक जगह पड़ा है तो कहाँ वहीं पड़ा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा जब तक उसे हम स्वयं उठा करके किसी दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे, ठीक। और उसमें अंक भी होते हैं, सिक्का पड़ा है 10 का 5 का, तो उसमें जितने लिखे हैं वो उतना ही कहलाएगा, 10 का है तो 10 कहलाएगा, 5 का है तो 5 कहलाएगा। तो अचर राशियों के मान सदैव स्थिर होते हैं, ये संख्यात्मक होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं समीकरण की, कि समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं समीकरण, इक्वेशन। देखिए समीकरण एक ऐसा कथन होता है, समीकरण एक ऐसा कथन होता है जिसमें समता यानी बराबर का चिन्ह होता है। तो समीकरण को पहचान सकते हो, यानी समीकरण एक ऐसा कथन होता है जिसमें समता यानी बराबर का चिन्ह होता है। जैसे देखो 3x + 2 = 0, देखिए बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब समीकरण है। 5y² + 6 = 7 समीकरण है। 11z³ + 3z² + 4z = 3 आदि, ये सब क्या है, समीकरण है। क्योंकि हमें कुछ नहीं देखना कि घातें कितनी हैं, बराबर का चिन्ह लगा है तो समीकरण है, बराबर ना होता तो समीकरण ना होता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब जैसा कि पाठ का नाम है रैखिक समीकरण, तो हमें पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी समीकरण तो ये भी होता है, लेकिन चर की अधिकतम घात यानी चर की घात 1 ही होगी तो रैखिक समीकरण होगा। जैसे 3x + 2 = 0, ठीक है, 5y + 7 = 0 और 6z + 6 = 0 आदि, ये सब क्या है, रैखिक समीकरण के उदाहरण हो गए। चलो अब आगे देख लेते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसको तो अब देख लेते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर हों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो जैसे 3x + 2y = 3, अब यहाँ देखिए x और y ये 2 चर हो गए और तो ये रैखिक समीकरण हो गए, और दोनों की घात 1 है तो रैखिक समीकरण हो गए। तो समझ सकते हैं, परिभाषाएं सब लिख रखी हैं, तो अच्छे से आप इनको 1 बार 2 बार समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो देखो 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण जब दिए हों एक साथ दोनों, ठीक है, जैसा कि परिभाषा में लिखा है 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो जैसे देखिए हमने लिया 2x + y = 3 और x + y = 2, तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो गया। और x - y = 9, x + y = 7, तो एक ये भी रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। बाकी आप अच्छे से समझ सकते हैं, इजी वे में परिभाषा लिखी है। तो अब देख लेते हैं रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यदि दिए गए चरों के मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं होना चाहिए, तो उन्हें रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। यानी जो भी मान दिए गए हों और वो उस समीकरण को हल करते हों, ठीक है, संतुष्ट करते हों,
तो वो उस समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा 3x + 7 = 10 और कामा x = 1, यानी x का मान 1 है। तो इसमें रखते हैं, तो समीकरण में x = 1 रखने पर तो देखो 3 × 1 + 7 = 0 किया, तो 7 3 10, 10 = 10 अतः समीकरण 3x + 7 = 0 का हल है। यानी 1 रखने पर समीकरण में दोनों पक्ष बराबर आ गया था, इसका मतलब ये समीकरण का हल है। और तथा दूसरा समीकरण लिया x + y = 3, तो यहाँ x = 1 y = 2 है, तो समीकरण में वही रख दिए। तो LHS लिया, दूसरे तरीके से हल कर लिया, कोई जरूरी नहीं। x + y, तो इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ जाने चाहिए। तो x का मान 1 है तो 1 रख दिया, y का 2 है तो 2 रख दिया, तो 1 + 2 = 3 बराबर RHS, अतः x = 1 y = 3 समीकरण x + y = 3 के हल है। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक, अब देख लेते हैं संगत युग्म कंसिस्टेंट पेयर। तो देखिए कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है। अविरोधी मतलब जो इसका विरोध करे, यदि इसका हल संभव है, अर्थात इसका कम से कम एक हल संभव हो। यानी संगत युग्म कहलाएंगे कि उसका एक या एक से अधिक हल हों तो संगत है, या कोई हल नहीं है तो वो असंगत है। ठीक है, तो वही है, एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या विरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, अर्थात कि इसका कम से कम एक हल हो। तो उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। ठीक, और असंगत युग्म क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई हल ना हो। जैसे 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300, कुछ भी ले लिए। अब यहाँ देखिए 2x + y = 160 और इससे क्या किया, 4x + 2y से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2x + y = 300, 2 को इधर भेज दिया तो ये आ गया 2x + y = 150। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जब हल किया तो दोनों ही चर कट गए, 0 + 0 = 10, यानी चर ही खत्म हो गए, तो हल क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये हुआ असंगत। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण या व उसके हल का आलेखी निरूपण। तो ये क्या होता है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दियर सॉल्यूशंस। देखिए जब दो रेखाएं L1 व L2, एक L1 L2 एक क्यों लिखा गया, लाइन होता है इसलिए L लिखा गया। L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है और समीकरण निकाय संगत होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाएंगी। जब दो रेखाएं L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे एक रेखा ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, इस बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल मतलब यानी यहाँ पर जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जब हम हल करेंगे तो इसके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे इस बिंदु P के। तो जब निर्देशांक होंगे तो ये निर्देशांक ही इस बिंदु P के हल कहलाएंगे। ठीक है, और समीकरण निकाय संगत होते हैं। तो ये जो समीकरण निकाय होगा तो वो संगत कहलाएगा, संगत होगा। अब देखो ये अक्ष खींचा हमने, ये x अक्ष होता है, ये y, ये x डैश अक्ष, ये ऊपर y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष। तो रेखाएं L1 व L2 एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही हैं, तो ये संगत हैं और इनका एक अद्वितीय हल होगा। चलो अब देख लेते हैं दूसरा। जब रेखाएं L1 व L2 समांतर होती हैं तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है और समीकरण निकाय असंगत होते हैं। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। अब देखिए ये कैसा होगा, यहाँ से देखिए ये चार्ट बनाया, ग्राफ
थोड़ा सीधा बनना था लेकिन ऐसा बन गया, तो आपको ये समझ कर चलना है कि ये ग्राफ चतुर्थांश ही बना है। तो ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश अक्ष, दोनों रेखाएं L1 व L2 ये हैं और देखो समांतर आई हैं, तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। इसका मतलब ये जो भी होगा समीकरण निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ सकते हो। तो और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जब रेखाएं L1 व L2 संपाती यानी को इंसिडेंट हों तो समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं तथा समीकरण निकाय संगत होता है। संपाती मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी उसी के ऊपर वो भी हो जाए। जैसे यहाँ देखो हमने दिखाया है, ये L1 यानी ये जो नीले से रेखा खींची है आगे तक वो L1 है, और ये एक मोटी डार्क से है जो L2 है, यानी इसका मतलब L2 भी L1 के ही ऊपर है, L1 को ढके हुए है। तो ये हो गए संपाती। ठीक, तो इसके अनंत हल होंगे और ये भी समीकरण निकाय संगत होगा। तो अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाएं जानते हैं। चलो अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो आलेखी विधि एक होती है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, वज्रगुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, इन सबको एक एक उदाहरण लेकर अभी हम बताते हैं हल करके। चलो उसके पहले अब बात देख लेते हैं सूचक चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए, समीकरण के युग्म यदि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 है, तो ये समीकरण निकाय इनके जो भी हल होंगे संगत होते हैं। पहले तो कब, यदि इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय हल कब होता है, यदि हम ज्ञात करें a1/a2 ≠ b1/b2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। और यदि समीकरण का कोई हल नहीं है तो वो असंगत होंगे। असंगत कब होते हैं, यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो तो ये समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होते हैं। ठीक है, इतना सा हमें जानना है। तो अब देख लेते हैं इनके एक एक उदाहरण लेकर के कि ग्राफी विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन क्या होती है। तो पहली विधि है ग्राफी, तो उसको हम हल करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये ग्राफी विधि पहली विधि है, दो समीकरण हैं, कौन, x और y है, नहीं, 2x + y = 1 और x + y = 2। तो इनको हमें हल करना है। ठीक है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफी विधि से हल करने के लिए देखिए पहला समीकरण ले रहे हैं, 2x + y = 1 है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x को इधर भेज दें, इधर हम केवल सिंगल चर रखेंगे जिसके साथ कोई गुणांक ना हो। तो देखो y के साथ कोई गुणांक नहीं है तो y को इधर रखा, तो ये आ जाएगा 1 - 2x। ठीक, अब देखिए इसके लिए फिर बनाते हैं सारणी। पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। अब क्या है, यहाँ देखो एक चर है ये x, यहाँ पर हम y बराबर है x का कोई भी मान रखें अपनी ओर से तो y का मान अपने आप निकल कर आएगा। और देखिए मान कौन से रखे जाते हैं, मान ऐसे रखो जो कि कैलकुलेट करने में आसान हो, छोटे छोटे हों, ज़्यादा बड़े मानों को ना रखें। अब देखो हम अगर पहला मान 0 रख दें तो इसको x देते हैं, ये y,
ये y, ठीक है। अगर यहाँ x बराबर 0 रखें तो ये 0 जब रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा टर्म, तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा y बराबर। अब x बराबर 1 रख दें तो ये 1 में देखो 2 एकम 2, 1 में 2 घटेगा तो y बराबर -1 आएगा। x बराबर अगर हम रख दें 2, ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 में 4 घटा देंगे तो -3 आएगा y बराबर। अच्छा, अब देख लेते हैं समीकरण 2 के लिए। 2 के लिए 2 देखो समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, y को इधर भेज दें तो ये x बराबर आ जाएगा 2 माइनस का y, ठीक है। इसके लिए भी सारणी बनाते हैं। अब 2 मानों से भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम 3 मान निकाल ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान हम कुछ रखते हैं तो x का मान अपने आप निकल कर आएगा। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 2, y बराबर 1 रख दें तो x बराबर भी 1, और y बराबर अगर 2 रखें तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। बन गया समीकरण। अब देखो थोड़ा हम पटरी लेकर बताते हैं। ये देखिए पटरी से एक रेखा खींची और एक अब दूसरी ऐसे खींचेंगे पटरी की सहायता, ऐसे कि बीच में 90 अंश का कोण कैसे बने। तो देखिए ये जो है बीच वाली रेखा बिल्कुल उसी पर सीधे रख देते हैं और इस प्रकार से ये खींच देंगे, ठीक। ये बन गया चतुर्थांश। अब देखिए इसमें x के अधिकतम मान 2 तक हैं, इसमें भी 2 तक हैं, तो हम यहाँ से देखिए यहाँ से एक सेंटीमीटर यहाँ ऐसे कट लगा लेते हैं और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। वैसे 2 तक ये काम चल जाएगा, लेकिन हम चलो 4 तक दिखाई दे रहे कि ऐसे लगाएंगे, ऐसे यहाँ तक 5वां, ठीक है। x का कोई मान माइनस में है नहीं, लेकिन होता फिर भी हम इधर ऐसे कर देते -1, ठीक है, -2, -3, -4 और ये इधर आता फिर -5। अब देखिए वैसे ये ग्राफ पर बनाना होता है, ग्राफ नहीं है, आप लोग ग्राफ खरीद लें तो उसी से पर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम इसी से बनाकर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब वही काम इधर करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ ऐसे किया। अब y के मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं, तो देखिए पहला 1 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये है यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक किया। फिर यहाँ तक 2, फिर यहाँ 3, ये 4, ठीक, ये 5, नीचे ये 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से कर लिया, ठीक। अब चलो बस नंबरिंग कर देते हैं। ये हमेशा 0 रहता है, ये फिर 1, 2, 3, 4, 5। y का ये भी 1, 2, 3, 4, -x वाले हैं नहीं कोई, -1, -2, -3, ये -4 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, ये सब पूरा सेट हो गया। अब देखो कैसे बनाते हैं। पहली सारणी में देखिए x का मान कितना है 0, तो y का कितना है 1। इसका मतलब ये जो 0 है, 0 तो यहीं पर है, तो पहले हमेशा मान x का पहले लिखा जाता है, उसके बाद y का। तो देखो y का 1 है और x का ये, तो पहले जो मान आएंगे वो बिंदु कहाँ पर होंगे, यहाँ पर, तो यहीं पर हम शो कर देते हैं। ये बिंदु होंगे 0, 1। अब दूसरा देखो
एक्स का एक है तो वाई का माइनस एक, एक्स का एक वाई का माइनस एक, यानी ये देखो सामना ऐसे ही मिला लेते हैं, चाहे पटरी से चाहे ऐसे ही। तो अगर हम पटरी से देखें तो लगभग इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु हो जाएंगे एक कामा माइनस एक। एक्स का पहले देखो, पहले एक्स अक्ष पर एक इकाई चला और वाई पर भी एक इकाई, तो एक एक पर दोनों आ गया। अब देखिए इसमें एक्स का दो वाई का माइनस तीन, एक्स का दो ये है और वाई का माइनस तीन ये है, ठीक है। देख लेते हैं ये लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये हम कर देते हैं, ये आएगा दो कामा माइनस तीन, और ये जितने भी जो भी मान आए इनसे होती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, चलो तो ये सीधी रेखा गई। अब दूसरे सारणी के लिए x का मान 2 तो y का 0 है, x का 2 ये y का 0, यानी y x पर चला ही नहीं है, तो पहले जो निर्देशांक होंगे वो यहीं पर स्थित होंगे 2 कामा 0 पर, ठीक है। x अक्ष पर ही ये निर्देशांक स्थित है। अब देखिए दूसरा y x का भी 1 y का भी 1, यानी ये दोनों 1 कामा 1 इधर आएंगे कहीं पर, 1 कामा 1, और ये 0 कामा 2, x का मान 0 y का 2, यानी ये भी यहीं पर शो कर रहे हैं 0 कामा 2। इनसे भी होती हुई एक रेखा खींच दो, ठीक है। तो ये और आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर जहाँ काटेंगे तो ये लगभग -1 और 3 पर काटेंगे जा कर के, ठीक है, क्योंकि ग्राफ होता तो एग्जैक्ट वैल्यू होती, इसमें थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये या उससे थोड़ा ज़्यादा भी सही, क्योंकि अपनी ओर से ही लिए हैं, तो यानी -1 और 3 पर होंगी, यानी x का मान आएगा -1 और y का आ जाएगा 3। तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी हल करके देखेंगे। तो देखिए चूंकि रेखाएं एक दूसरे को P बिंदु ठीक है, यानी -1 कामा 3 पर काटती हैं, इसलिए समीकरण के हल -1 कामा 3 हैं, यानी समीकरण निकाय के हल ठीक हैं, ये हो गया। इसी को अब हम दूसरे तरीके से भी हल करके देखेंगे। तो अब देखिए 2x + y = 1 और x + y = 2 विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसमें देखिए y के गुणांक समान है, चिन्ह असमान है, तो ये घटाने पर कट जाएगा, तो माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक, नीचे लिख देते हैं घटाने पर। तो देखिए ये कट गए तो 2 में 1 गया, बचेगा क्या, ये x,
x बराबर 1 में -2, ओह माय गॉड, तो -1 बचेगा, यानी यहाँ से x बराबर आ गया -1। अब ये x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, तो 2 में रखे देते हैं हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो ये आ जाएगा x 2 है कितना, x प्लस वाई बराबर 2, तो x का मान -1, -1 प्लस वाई बराबर 2, तो 1 इधर आएगा तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ये हो गए x और y के मान। ठीक है, ये दोनों विधियों से आ गए। अब देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यही समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए इसमें हम छोटा समीकरण कौन है, ये वाला छोटा, इसी से लिए लेते हैं। समीकरण 1 से या 2 से जिससे चाहो वो ले लो, तो हम इससे ले रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा, y को इधर भेज देते हैं, x बराबर y, ओ माय गॉड, ये y को इधर भेजेंगे तो 2 - y होगा। समीकरण इसको दे दो 3, दे दिया। तो अब ये x का जो मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो 1 है, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 1, तो x का मान कितना है 2, 2 इंटू एक्स के स्थान पर ये रख देना है, तो 2 - वाई और प्लस का y बराबर 1, देखो गुणा करा, 2 दूना 4 - 2y और प्लस का y बराबर 1, तो 1 में 2 घटाओ यानी 4 - y बचेगा बराबर 1, 4 को इधर भेज दो या y को इधर ले आओ, 4 को इधर 1 को इधर, तो ये y बराबर 4 - 1, यानी y बराबर आ जाएगा 1। ठीक, अब क्या करो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 3 है ये, x बराबर 2 - y, यही तो है। ओह, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 - 3, तो यानी x बराबर -1 आ गया हल। अब अगली विधि देख लेते हैं जो कि अंतिम है, वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि, अब देखिए समीकरण वही है, 2x प्लस वाई बराबर 1, तो इसको इधर ले आते हैं, 2x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको समीकरण देंगे और ये x प्लस वाई बराबर 2 था, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई -2 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से अब देखो वज्र गुणन से हल करने के लिए पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, y वाले टर्म से। y गुणांक लिखो, क्या है, 1 1 है दोनों का, 1, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 1, ये छोड़ देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी छोटी रहे, काट दिया। फिर इसके बाद c के, ये देखिए c का -1,
और ये भी -2, और फिर x वाले पद ये 2, ये 1, ठीक, और फिर y वाले 1 और 1 कर लिए। फिर देखो इनका 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 और इनका इनका ये कॉम्बिनेशन करते हैं। ये होता है x, ये होता है y और ये होता है 1, ठीक है। अब गर्मी बहुत है, अब इसका पहले इधर गुणा होता है, यानी ये इधर, फिर माइनस चिन्ह के साथ ये इधर, फिर पहले करा लो। देखो x है जब, तो x बटे -1 का 2 का 1 में, तो -2, 1 का इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब फिर इनके बीच में लग जाता है बराबर, ये हो जाता है y बटे इसका इधर, तो माइनस और ये है तो -1, 2 का इसमें, तो प्लस का 2 दूना 4 बराबर 1 का 2 में, 1 बटे 2, 1 का इसमें, तो -1, ठीक है। अब देखिए ये x बटे 1 में 2 घटाओ माइनस का 1 बराबर y बटे 4 में 1 घटाओ 3 बराबर 1 बटे 2 में 1 गया 1। अब देखो x का मान निकालना है, तो इसको बराबर कर लेंगे, तो x बटे -1 बराबर 1 बटे 1, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। अब इसको करते हैं y बटे 3 बराबर 1 बटा 1, तो तिर्यक गुणा यानी y बराबर आ जाएगा 3। देखिए 3 चारों विधियों से वही समीकरण हल हुए और सेम उत्तर आए। तो इस प्रकार से हमें ये सारी की सारी विधियाँ इस अध्याय में पढ़ना है, और अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रश्नावलियाँ हैं और चैप्टर, तो इसको अच्छे से समझने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि NCERT स्पेशलिस्ट चैनल पर बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही, वो पार्ट नहीं मिल रहा, ये वो, तो हम आज अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।